कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण आपकी हिंदी के प्रश्न पत्र का थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, इसलिए आपको संस्कृत व्याकरण का ज़रा गहराई से अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये लगभग 15 अंकों का है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी अंक कटेगा नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। और हाँ, उससे पहले हम देखते हैं कि चूँकि इस बार महामारी के चक्कर में विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, तो बोर्ड ने आपके लिए 30% कोर्स कम कर दिया है। आइए देखें कि कौन कौन सा पाठ काट दिया गया है। देखिए, गद्य में आनंद की खोज पागल पथिक, जिसे राय कृष्णदास जी ने लिखा है, ये पाठ कट गया है। अब आपको करना क्या है, आप अपनी पुस्तक की विषय सूची खोल लीजिए और वहीं कट का निशान पेन से लगा दीजिए। तो आनंद की खोज पागल पथिक गद्य में नहीं है, और गेहूं बनाम गुलाब, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, ये गद्य में नहीं है। 2 पाठ गद्य के कटे हैं। काव्य में आ जाइए, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, बिहारी लाल और विविधा, ये चारों कोर्स से बाहर कर दिए गए हैं इस साल के लिए। फिर नंबर 3 कहानी में आ जाइए, प्रायश्चित नाम की कहानी जो कि भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है, ये कहानी हटा दी गई है। संस्कृत में आइए, संस्कृत में 2 पाठ हटाए गए हैं, एक लोभा पापस्य कारणम और दूसरा चतुश्चौराह, ये दोनों पाठ हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हटाई गई हैं। अब हम इन्हें मिटा देते हैं और व्याकरण की पढ़ाई करते हैं। ये जो कोर्स में हटाया गया है वह अब मैं आपको बताना चाहता था। अब हम व्याकरण की पढ़ाई करते हैं कि व्याकरण के कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में नंबर 1 आपको स्वर संधि पढ़नी है। इसके 3 सूत्र हैं, एचो अयवा यावह, एंग पदांतादति और एंगी पररूपम। ये 3 सूत्र आपको पढ़ने हैं स्वर संधि के अंतर्गत। और व्यंजन संधि में क्या पढ़ना है आपको, स्तोह, शुचना शुचुह और इष्टुनाष्टु। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जब गौर से देखेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। ये संस्कृत व्याकरण की संधियों के सूत्र हैं, तो आपके कोर्स में ये सूत्र रखे गए हैं। और तीसरा विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्जनीय से सह और ससजुसोरुह, ये 2 सूत्र हैं। चौथा पॉइंट है आपका समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। वैसे समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 आपके कोर्स में है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। 5वां है शब्द रूप, आत्मन और नामन 2 शब्द रूप हैं। धातु रूप में 3-4 रूप हैं, सारे 5 लकारों में। 7वां पॉइंट है प्रत्यय। प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत कत और कत्वा 2 प्रत्यय आपको पढ़ाए जाएंगे, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत त्व और मतुप, ये 2 प्रत्यय पढ़ने हैं। और 8वां पॉइंट है आपका विभक्ति, जिसमें अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया सहयुक्ते अप्रधाने एनांग विकारः और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य, मतलब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी 3 विभक्ति पढ़नी है। और अनुवाद आप कैसे करेंगे, मतलब जैसे आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, ऐसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे। तो अब हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं पहले स्वर संधि और इसके दोनों सूत्र। आप गौर से देखें, इसे आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन चूंकि ये सूत्र पहली बार आपके सामने आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो एचो आए वा या वाह, ये सूत्र है, ये सूत्र आएगा। और इस सूत्र को हिंदी में कहते हैं अयादि संधि। इसे हिंदी में अयादि संधि कहते हैं। अब अयादि संधि की परिभाषा लिखिए कि ए ओ आए और औ के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः, मतलब क्रम से, आए, आओ, आए, आओ, हो जाता है।
मतलब ये हम चारों एक सारणी ऐसे बना दें, ए ओ आए और औ, इनके बदले क्या होगा, आए आओ, ये हलंत है, हलंत मतलब अक्षर आधा है, आए और आओ, ये मतलब ए के बदले ये होगा, इसके बदले ये होगा, इसके बदले ये होगा, इसके बदले ये होगा। ये इतनी सारणी आपको ध्यान में रखनी है बस, ए ओ आए अब, आए अब, आए आओ। अब उदाहरण से देखते हैं, जैसे ने प्लस अन, पो प्लस अन, नए प्लस अक और पौ प्लस अक। अब देख लीजिए, ने प्लस के पहले अगल बगल वाले अक्षरों में ही मेल मिलाप होता है, संधि होती है। तो यहाँ क्या मिला, ने मतलब ए मिल गया, यहाँ पर ए मिल गया, यहाँ पर ए मिल गया, ए तो ए मिल गया, तो ए के बदले क्या होगा, आए बराबर नयन, ये मिल गया नयन। दूसरा क्या है, पो, यहाँ प्लस के पहले क्या है, ओ, तो ये है ओ छिपा है पा में, तो ओ अगर आया तो क्या आएगा, आव, क्या बन गया, पवन। तीसरा क्या है, नए प्लस अक, यहाँ आय है मतलब ए की मात्रा वाला आय, तो आय है तो आय हो जाएगा, आय क्या बन गया, नए प्लस अक नायक। और यहाँ औ है तो आओ हो जाएगा, आओ बन गया पावक, ये बन गया नयन पवन नायक पावक। कई शब्द बन सकते हैं। एक ट्रिक आपको बता दूं, 3 अक्षरों वाले शब्द एचो एवा यावा में होंगे, अयादि संधि में 3 अक्षर वाले, देख लीजिए सब में 3 अक्षर आ रहा है, तो जहाँ 3 अक्षर वाले शब्द आए वैसे आइडिया लगा लीजिएगा कि ये एचो एवा यावा या अयादि संधि का उदाहरण है। एक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। जैसे आपने लिखा ने प्लस अन, अब देखिए प्लस के अगल बगल वाले अक्षरों में मिलन होता है, प्लस के पहले हमें ये देखना है इसमें कौन सा स्वर छिपा है, तो ने है, ने में ए छिपा है, ए, ये मात्रा जो लगी है वो इसकी मात्रा है, मतलब अगर कहीं ए लिखा हो तो ये मान लीजिए कि एक मात्रा ऊपर चढ़ी है, और अगर कहीं आई लिखा है तो ये मान लीजिए कि ये डबल मात्रा ऊपर चढ़ी है। इस पर एक मात्रा है, हमें दिखती नहीं है, दिखेगा कब, जब किसी अक्षर पर चढ़ेगा तब। तो यहाँ पर एक मात्रा है, हमने ए निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा लिया। अब आपने लिखा है ए ओ आई ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो यहाँ आ स्वर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ए के बदले आय हो जाएगा, आय या में हलंत। अब देखिए ना में से आपने ए निकाल लिया तो ना बचा आधा, हलंत लग गया, प्लस के नीचे प्लस लगा दीजिए, इसके बदले इस ए के बदले आय हो गया, ये व्याकरण का आदेश है। प्लस अन ऊपर है, ये रूप बना न अय अन। अब इसे जोड़ दीजिए, न आधा है लेकिन आगे छोटा आ है, तो छोटा आ इस आधे को पूरा कर देगा, इसका हलंत हट जाएगा, न पूरा हो गया। यह आधा है, आगे स्वर है तो आ इसका हलंत हटा देगा, ये या पूरा हो गया, और ना बचा है, ये लिख दीजिए बराबर नयन, ये बन गया रूप। हमें ऐसे संधियां बनानी है जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो आपने एचो अयवा यावह देख लिया, इसे अयादि संधि कहते हैं। अब अगली संधि है एचो अयवा यावह, आपने देख लिया। अब एंगी पर रूपम और पूर्व रूप और पर रूप। तो अगला है एंग पदांतादत्ति, एंग पदांतादत्ति, ये सूत्र है एंग पदांतादत्ति। इसे एड़ नहीं कहेंगे, एंग, डा के बगल में बिंदी है तो अंग बोलते हैं, एंग पदांतादत्ति। इसे कहते हैं पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखिए, ए या ओ के बाद अ आने पर, ए या ओ के बाद
अ आने पर, ये वाला अ आने पर आ का लोप, आ का लोप, और ये वाला आ जिसे कहते हैं अवग्रह, अवग्रह हो जाता है। जैसे हरे प्लस औ बराबर हरे औ, विष्णु प्लस औ बराबर विष्णु औ। ये दो हैं मुख्य, यही दोनों में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। अब तीसरी संधि देखते हैं हम। ये दूसरी थी, ये तीसरी है। एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, और इसे हिंदी में कहते हैं पर रूप संधि, ये कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, प्र और उपसर्ग के बाद, प्र और उपसर्ग के बाद ए या ओ आए, ए या ओ आए तो ए या ओ हो जाता है। जैसे जैसे प्रा प्लस एजते, ये बन जाएगा प्रेजते, और उप प्लस ओषति, ये बन जाएगा उपोषति। ये वृद्ध संधि का अपवाद है। वृद्ध संधि के हिसाब से ये उपौषति बनेगा, लेकिन ये चूँकि उपसर्ग है इसलिए उपौषति ना होकर उपोषति बनता है। तो इस तरह से स्वर संधि में 3 सूत्र थे आपके, एचो अवयवः, एंग पदांतादति और एंगी पर रूपम। आपने तीनों पढ़ लिया। अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन संधियों में 2 प्रमुख संधियां हैं, उन दोनों को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसमें पहला सूत्र है स्तोह शुचना शुचुः, व्यंजन संधि। इसका पहला सूत्र है स्तोह शुचना शुचुः। ज़रा ये अजीब से हैं, इसलिए इनसे घबराना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। स्तोह शुचना शुचुः, स्तोह शुचना शुचुः। इसकी परिभाषा लिखना है, स या तवर्ग के बाद, स हलंत या तवर्ग के बाद शा या चवर्ग आए तो शा या चवर्ग हो जाता है। तो शा या चवर्ग हो जाता है। उदाहरण से बात समझ में आएगी आपके। निस प्लस छल, निस प्लस छल, निस प्लस चय, और हरिस प्लस सेते, हरिस प्लस शेते, और सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त, और सत प्लस चरित्र। अब देखिए, स्तोह शुचना शुचुः, इसका मतलब यह है कि सा या तवर्ग के बाद शा या चवर्ग आए तो शा या चवर्ग हो जाता है। अब देखिए, तवर्ग का मतलब है त थ द ध न,
चवर्ग का मतलब है च छ ज झ या, ठीक। तो देखिए स या तवर्ग के बाद प्लस से पहले स या तवर्ग होना चाहिए। यहाँ क्या है, सा है, इधर क्या है, चवर्ग है। तो इसके बदले ये वाला शा हो जाएगा, तो ये बनेगा निश्चल, ये बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, निश्चय, क्योंकि सा के बाद चवर्ग आ गया है, तो ये सा शा में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, इसमें। हरिश प्लस शेते क्या बनेगा, हरिष्येते। सच्चित क्या बनेगा, डबल चा बन जाएगा, सच्चित। और सच्चरित्र क्या बनेगा, डबल चा बन जाएगा, सच्चरित्र। ये होगा। स्तोह सूचना शुचो का मतलब, अब सूत्र समझ लीजिए। स्तोह माने स या तवर्ग के बाद, समझ लीजिए, स या तवर्ग के बाद श या चवर्ग आए तो शा या चवर्ग हो जाता है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि स या चवर्ग के बाद श या चवर्ग आए, तवर्ग के बाद चवर्ग आए तो शा हो जाएगा। यही यहाँ हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए क्या हुआ है, ता आ गया, स या तवर्ग आना चाहिए, तो यहाँ त आ गया, तवर्ग आ गया। उसके बाद क्या है, चवर्ग आ गया, तो ता के बदले चा हो जाएगा, इसलिए यहाँ सच्चित हो गया, इसलिए यहाँ सच्चरित्र हो गया। ठीक है। अब दूसरा सूत्र लेते हैं इसी का ये था सूत्र नंबर 1, इसे हम लेते हैं सूत्र नंबर 2, इष्टुनाष्टु। विसर्ग लगा दीजिए, हो गया इष्टुनाष्टु। इष्ट ये आधा पटचिराशा है, इष्टुनाष्टु। थोड़ा सा कहने में मुश्किल है और समझने में भी मुश्किल है, लेकिन आप बात समझें क्योंकि आपकी परीक्षा में आएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसका अर्थ देखिए, हम पहले से ही इसे जोड़ते हैं, पहला सूत्र दूसरा सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि स या तवर्ग के बाद श या टवर्ग आए, स या तवर्ग के बाद श या टवर्ग आए तो श या टवर्ग हो जाता है। उदाहरण से आप बात समझेंगे, जैसे रामस प्लस षष्ठः। एक और उदाहरण लेते हैं, रामस प्लस टीकते। एक और उदाहरण लेते हैं, तत् प्लस टीका। अब देखिए, ये सा आया है, ये बड़ा वाला पेटचिरा सा है, तो छोटे के बदले बड़ा वाला सा हो जाएगा, ये बन जाएगा रामश षष्ठः। यही ये सूत्र कह रहा है। ये बन जाएगा रामश टीकते, जहाँ छोटा सा है वहाँ पेटचिरा वाला बन जाएगा रामश टीकते। दंत सा के बदले मूर्धन्य सा हो जाएगा। और तत् टीका, तट टीका, उसकी टीका, उसकी हिंदी टीका, इसका मतलब यह है। तो सा है तो शा हो जाएगा और ता है तो टा हो जाएगा। ये कह रहा है इष्टुनाष्टु। सूत्र देखिए, अब यहां से देखिए, इस्तोह मतलब सा या तवर्ग के बाद शा या टवर्ग आ जाए तो शा या टवर्ग हो जाता है। दोनों सूत्र एक में मिलाइए, इस्तोह इष्टुनाष्टु। सा या तवर्ग के बाद शा या टवर्ग आए तो शा या टवर्ग हो जाता है। ये चीज़ हो गई। आपने व्यंजन संधि पढ़ ली। अब 2 सूत्र विसर्ग के बचे हैं, उन्हें भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। संधियों का आपका कोर्स पूरा। आप इसे, एक बात समझ में ना आए तो आप इसे वीडियो को घुमा घुमा के देखिए। कठिन चीज़ है, 2-3 बार पढ़ेंगे तब बात क्लियर होगी। तो कहीं कोई चीज़ आपसे अछूती अधूरी ना रह जाए, इसलिए आपको विसर्ग संधि पढ़नी है। और विसर्ग संधि के 2 सूत्र हैं, एक तो विसर्जनीय से सह, विसर्ग संधि
इसमें पहला सूत्र है नंबर 1, विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः का मतलब यह है कि यदि विसर्ग के बाद खर वर्ण हो तो विसर्ग को सा हो जाता है, तो विसर्ग को सा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, नमः प्लस ते। एक और उदाहरण देखिए, रामः प्लस त्राता। एक और उदाहरण देखिए, हरि प्लस चंद्र। अब विसर्ग को इसमें सा बन जाएगा, तो क्या बनेगा? नमस्ते रामस त्राता। क्या बन जाएगा? हरिश चंद्र, ये बन जाएगा। तो विसर्जनीय से सा का मतलब है विसर्ग को सा बन जाता है। अब दूसरा सूत्र देखते हैं, सस जुषो रुह। सस जुषो रुह का मतलब है स या श को रू और ब्रैकेट में रा हो जाता है। देखिए, विसर्जनीय से सह जो सूत्र है वो विसर्ग को सा बना देता है, और ये जो सस जुसो रू है ये सा को रा बना देता है बस। उदाहरण से देखिए, मुनि प्लस आगतः। दूसरा देखिए, हरि प्लस अवदत्त। और तीसरा देखिए, पितुः प्लस इच्छा। अब ये विसर्ग को रा बना देगा, रा क्या बनाएगा? मुनि रागतः, हरिर वदत्त और पितु रिच्छा। बस, तो ये सूत्र विसर्ग को सा बनाता है और ये सूत्र सा को रा बना देता है। बस आपको संधि, तीनों संधियां हो गई, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब जो शेष व्याकरण का भाग है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।